मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय कार्यक्रम को लेकर के चंपावत पहुंचे हैं। यहां उन्होंने बानगांव लोहाघाट में मल्लिकार्जुन स्कूल के अनावरण समारोह में हिस्सा लिया। सीएम धामी ने कहा कि शिक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है और हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उत्तराखंड की जनता को अच्छी शिक्षा मिले। हम सभी इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा को लेकर तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि छात्रों को अच्छी शिक्षा मिले, हम यही चाहते हैं और लगातार उत्तराखंड सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। और मल्लिकार्जुन स्कूल का अनावरण किया गया। अनावरण समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी। पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। शिक्षा को लेकर के उन्होंने तमाम बातें कही और उन्होंने कहा कि शिक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इन सभी चीजों का ध्यान लगातार उत्तराखंड सरकार की तरफ से रखा जाता है। इस प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसका समग्र दृष्टिकोण जो शिक्षार्थी के मन में, शरीर में, हृदय और आत्मा के विकास में समान रूप से ध्यान देता था। यही समग्रता गुरुकुल प्रणाली की अद्वितीय और उसको प्रभावशाली बनाती है। कालांतर में अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो हम सब स्मरण करेंगे कि कालांतर में विदेशी आक्रांताओं के आने के बाद इस अनोखी जो शिक्षण प्रणाली का महत्व है वो धीरे धीरे कम होता गया, उसमें न्यूनता आती गई और शिक्षा केवल जीविकोपार्जन का माध्यम बनकर रह गई। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस समग्र दृष्टिकोण को फिर से प्राथमिकता देकर प्राचीन जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसी गौरव को पुनर्स्थापित करने में लिया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके लिए अभिनंदन करना चाहता हूं कि ये केवल एक ईंट पत्थर से निर्मित एक केवल आधारभूत संरचना ही नहीं है, बल्कि ये हमारे बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य का आधार है। अभी हमारे उद्घोषक महोदय कह रहे थे कि आने वाले समय में यहाँ से बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और निश्चित रूप से ये सब हमारे भविष्य हैं और इसमें से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई बड़ा पत्रकार बनेगा, अनेक क्षेत्रों को, कोई प्रशासनिक सेवा में जाएगा और जिन क्षेत्रों में भी ये जाएंगे उन क्षेत्रों को नेतृत्व देने का काम करेंगे और निश्चित रूप से इनके व्यक्तित्व के निर्माण में, इनके पूरे संस्कारों में मल्लिकार्जुन विश्वविद्यालय के द्वारा जो संस्कार इनमें रोपित किए जाएंगे वो उनके संपूर्ण जीवन भर काम आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जिस नए विद्यालय का आज लोकार्पण हुआ है, जिस भवन का लोकार्पण हुआ है, उसके बाद विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में और भी तेज गति से प्रगति करेगा, आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, किसी भी देश का सामाजिक और आर्थिक विकास, उसकी जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी किस प्रकार की क्वालिटी है, किस प्रकार की गुणवत्ता है, उस पर बहुत ही अत्यधिक निर्भर करता है। इसी उद्देश्य को लेकर आपने देखा होगा लंबे समय से हमारे देश के अंदर एक नई शिक्षा व्यवस्था, नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी और इस नई शिक्षा नीति को लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2020 में देश के अंदर नई शिक्षा नीति लाई गई।
देहरादून में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने हिस्सा लिया। साथ ही बीजेपी के संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन दर्शन को लेकर के चर्चा की गई है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन दर्शन हमेशा लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने संविधान बदलने की बात की है, संविधान के साथ उन्होंने क्या किया है ये सब जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने दलित समाज का अपमान किया है। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। आज पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर उनके पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित करने का काम किया गया है और देश के प्रधानमंत्री लगातार 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक संविधान दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। 2 दिन के पार्लियामेंट में डिबेट होने वाली है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के देश के निर्माण में क्या योगदान रहा है उस पर चर्चा हो गई और उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान को बदलने का पाप किया है, प्रीएम्बल को बदला है उन्होंने, उसके अंदर सोशलिस्ट और सेकुलर जोड़ने। देहरादून में स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाली को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह ने सांकेतिक धरना दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास पर सांकेतिक धरना दिया, जिसमें कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हालांकि इस दौरान मंत्री धन सिंह रावत अपने आवास पर मौजूद नहीं थे, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन सरकार और स्वास्थ्य मंत्री जनता को केवल बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। रोजगार के नाम पर जहां युवाओं को केवल लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य और शिक्षा में भी उत्तराखंड की जनता को केवल छला जा रहा है। धन सिंह रावत के आवास पर यह धरना प्रदर्शन दिया गया। अरे जैसे उन्होंने नौकरियां दी है ना, आपको भी पता है, आप नहीं बोल पा रहे, मैं बोल रहा हूँ कितना भ्रष्टाचार हुआ, आप सबको पता है, सबको पता है। इतने स्वच्छ सभी नहीं है कि आप कहें कि 19,000 लोगों को रोजगार दे दिया। आज बेरोजगार साथी जो है रोजगार मांग रहे, रोजगार सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। ये तो ऐसी सरकार है केंद्र से लेकर के राज्य तक, जो ये कहते हैं कि बस स्टैंड के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर जो पकोड़े तल रहे, वो रोजगार भी उन्होंने दिया है। ये इनका रोजगार पता कैसा है? अगर सड़क में कोई मजदूर काम कर रहा तो करे, सिर्फ मजदूरी का रोजगार भी हमने नहीं दिया। शर्म नहीं आती है कहते हुए? सर, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की तरफ से उत्तराखंड को बेस्ट हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए चुना गया है। साथ ही सम्मानित भी किया गया और इसे लेकर विभागीय मंत्री सौरभ बहुगुणा ने केंद्र सरकार का धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने प्रदेश में अधिकारियों को सरकार के मत्स्य पालन के उद्देश्य को धरातल पर उतारने के लिए उनके कामों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ने बीते 15 अगस्त को प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे कि प्रदेश के 10 पर्वतीय जिलों में एक और बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। वहीं प्रदेश मत्स्य पालन में भी आगे बढ़ेगा। आप देखिए, सबसे पहले केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। केंद्र सरकार जो कमेटी थी एनएफडीडी की, उसको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तराखंड को नंबर 1 स्टेट नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट में माना है फिशरी से काम के लिए। सारे अधिकारियों को बधाई दूंगा जिन्होंने लगातार सरकार की मंशा को धरातल पर उतारने में अपनी मदद करी है। मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा धन्यवाद करूंगा क्योंकि उन्होंने हमेशा मत्स्य पालन हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे वो हमारी दुग्ध फेडरेशन हो, ये तीनों विभाग हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करते हैं और इन तीनों को सपोर्ट हमेशा मिला है पिछले 3 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। और कोशिश यही करेंगे कि मत्स्य पालन की बहुत बड़ी स्कोप हमारे उत्तराखंड में है, स्पेशली जो 10 पर्वतीय जिले हैं हमारे। उत्तराखंड की धामी सरकार निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने पर विचार कर रही है। राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद राल ने कहा कि उनका व्यक्तिगत मत है कि एक साथ निकाय और पंचायत के चुनाव हो और जिससे बार बार लगने वाली आदर्श आचार संहिता से भी निजात मिल सके और प्रदेश के विकास में भी कोई बाधा न उत्पन्न हो। पंचायतों के चुनाव भी होंगे। अब आप जानते हैं कि इनका जब कार्यकाल खत्म हुआ है तो प्रशासकों के
कोई इनकी जिम्मेवारी दी गई है। अब हम वैसे तो मेरा व्यक्तिगत मत तो ये है कि दोनों चुनाव साथ साथ हो जाएं, क्योंकि इससे खर्चा भी बचेगा, समय भी बचेगा। जो हमारी आचार संहिता लगती है उसमें भी विकास कार्यों में भी दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में जो कई लोग ऐसा करते हैं कि एक वोट यहाँ भी डालते हैं, उधर भी डालते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं दिक्कत जो हमेशा आती है, उसमें भी एक ठीक। उत्तराखंड में निकाय चुनाव नजदीक आते ही दावेदारी का दौर शुरू हो गया। बीजेपी नेता शिवम कश्यप ने लक्सर नगर पालिका से अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के कई बड़े नेताओं को आवेदन देकर स्थित अपने निवास पर मीडिया से बातचीत के दौरान शिवम कश्यप ने एक बार फिर से अपनी दावेदारी पेश की। उन्होंने बताया कि वो लंबे समय से बीजेपी में रहकर पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। पार्टी का सच्चा सिपाही होने के नाते लगातार जनसेवा के कार्य भी कर रहे हैं। अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो निश्चित रूप से वो निकाय चुनाव जीतकर लक्सर का चहुमुखी विकास करेंगे। इस दौरान उन्होंने अपनी उपलब्धियां भी गिनाई। सबसे पहले तो मैं आज राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने हैं। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं महाराष्ट्र की जनता को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है। और दूसरा, जैसे कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव सिर पर आ गए हैं, तो उसको देखते हुए जो हमारे प्रभारी नियुक्त किए हुए हैं नगर पालिका नगर निगमों में, तो मैं भी एक दावेदार हूँ। मैंने भी पार्टी के काम किया है और अपनी दावेदारी प्रस्तुत बड़े नेताओं को प्रस्तुत की है। टिकट मांगने का अधिकार प्रत्येक कार्यकर्ता का है, देना ना देना पार्टी के नेताओं का अधिकार है। पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो मैं पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूंगा, लक्सर की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूंगा, लक्सर में विकास करने का काम करूंगा। मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस जी, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ में नरेंद्र मोदी जी हमारे देश में छाए हुए हैं। एक नाम तो उनका मोदी जी आई जो मैं देश के लिए देव तुल्य हैं और दिव्य शक्ति भी है। और उसी के साथ साथ में जितनी भी जनता हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सब उन्हीं के अस्तम हैं, नरेंद्र मोदी जी के। और मैं भी जीवन जात से भाजपा का शंका लगा हुआ हूँ। और चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में जिसे पार्टी टिकट देगी उसके साथ है कमल का निशान। कैंडिडेट कोई नहीं, कमल का निशान है हमारा। कमल का निशान कभी ना भूल। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ काशीपुर को ज्ञापन भेजा गया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश कुमार चौबे के नेतृत्व में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन भेजा। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ हर धर्म हर जाति का बराबर सम्मान है। भारत ने बांग्लादेश को हमेशा अच्छे पड़ोसी के रूप में देखा है और समय समय पर बांग्लादेश की हमेशा मदद की है, लेकिन आज बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार चिंता का विषय है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके धर्म स्थलों को तोड़ा जा रहा है और हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। काशीपुर एसडीएम को इसे लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है और बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को लेकर के हिंसा चल रही है, इसे ध्यान में रखते हुए बार एसोसिएशन की तरफ से राष्ट्रपति के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में ये ज्ञापन सौंपा गया है ताकि हिंदुओं की रक्षा, हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। काशीपुर एसडीएम को इसे लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और ऋषिकेश में एक के बाद एक चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोरों को पुलिस और एसओजी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 2 चाकू, एक 32 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपियों का एक साथी अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। आरोपी कई आपराधिक मामलों में पहले भी कई राज्यों में जेल की हवा खा चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि चोरी और सड़क दुर्घटनाओं के मामले में सख्त दिखाई दे रही एसपी देहात जया बलूनी ने मामले का खुलासा किया। एसपी ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से चोरी हुए सोने चांदी के जेवरात, भगवान की मूर्तियां, मोबाइल और नकदी बरामद की गई है। सभी शातिर चोर हलवाई और पुताई का काम करते हैं, जो हलवाई का काम करने कई बार ऋषिकेश आ चुके हैं और इस दौरान होने बंद पड़े घरों की रेकी करने के बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ऋषिकेश के कोतवाल राजेंद्र सिंह कोलिया, एसओजी प्रभारी शंकर सिंह बिस्ट, चौकी प्रभारी प्रकाश पोखरियाल और कविंद राणा के साथ पूरी टीम को इस खुलासे पर पुलिस कप्तान अजय सिंह ने शाबाशी दी। पिछले कुछ दिनों से ऋषिकेश कोतवाली में नकबजनी और चोरी के लगातार घटनाएं हो रही थी, जिसमें 4 मुकदमे दर्ज किए गए थे।
हमारी टीम लगातार ही इनकी गिरफ्तारी के लिए और चोरी के खुलासे के लिए प्रयास कर रही थी। इसमें आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से सैनी उर्फ सन्नी, संजय और विकास, इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। ये सभी हस्तिनापुर मेरठ के निवासी हैं। इनका आपराधिक भी पता चला है। इसमें एक मोहित इनके साथ अपराधी था जिसे वांछित किया गया है। इन सभी के पास से चोरी का माल बरामद हुआ है। साथ ही साथ 2 अवैध चाकू, 1 अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं, जिस संबंध में आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है। इन सभी से पूछताछ के बाद इन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पिछले प्रदेश के सभी जिलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट की अहम भूमिका है, जिसे अब स्मार्ट डाइट बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजधानी देहरादून के डाइट संस्थान में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और इस दौरान डीजी शिक्षा झरना कमठान भी वहां पर मौजूद है। इस बीच शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश का सभी डाइट संस्थाओं को स्मार्ट डाइट बनाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इन सभी संस्थाओं में स्मार्ट क्लास बनाई जाएंगे और हॉस्टल्स भी बनाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने सभी डाइट संस्थाओं को लगभग 40 करोड़ रुपए दे दिए हैं और हम लगभग 1 महीने में सभी डाइट संस्थाओं का लोकार्पण करेंगे। हम प्रदेश में जितने भी डाइट हैं हमारे, उनको स्मार्ट डाइट बना रहे हैं सभी जगह। और इस संदर्भ में सभी जगह आजकल बहुत तेज गति से काम भी चल रहे हैं। वहाँ बनाई जाएंगी क्योंकि सारे टीचर्स ट्रेनिंग यही होती हैं। वहाँ पे हॉस्टल भी बना रहे हैं, वहाँ पे क्लासरूम भी बना रहे हैं, फिर एक लेक्चर रूम भी रहेंगे। तो अलग अलग प्रकार से बनाए जा रहे हैं और लगभग 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा हमने सभी डाइट्स को दिए हैं। और आज इसी संदर्भ में मैं यहाँ देखने आया था कि यहाँ भी काम काफ़ी तेज़ी से हुआ है और मुझे लगता है कि 1 महीने में इसका जो है विधिवत हम लोग लोकार्पण भी कर देंगे। फिर द्वितीय चरण के पैसे भी हमने यहाँ जारी कर दिए हैं। तो सरकार की मंशा ये है कि क्वालिटी एजुकेशन पे अब पूरा ध्यान रहेगा सरकार का। जो हमारे नए टीचर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार भी आपने देखा होगा कि लगभग अभी तक हम 7,000 टीचरों की नियुक्ति। डोईवाला से देहरादून वाया दूधली बाईपास मार्ग सड़क चौड़ीकरण की मांग स्थानीय ग्रामीणों की तरफ से लंबे से की। इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। आपको ये भी बता दें कि पूर्व में जब सड़क चौड़ीकरण हुआ था तो सिर्फ 6 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण हुआ था और किन्हीं कारणों की वजह से ये गया था। इसी कारण इस रोड पर हादसे भी होते रहते हैं, जिसमें कई लोगों की मौत भी हुई है। कई बार स्थानीय ग्रामीणों की तरफ से धरना प्रदर्शन कर आंदोलन, लेकिन बावजूद इसके इस रोड का चौड़ीकरण अभी तक नहीं हो पाया। वहीं कांग्रेस, बीजेपी और किसान सैनिक एकता मंच के साथ किसान यूनियन के लोगों और जनप्रतिनिधियों ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सभी ने एक सुर में रोड चौड़ीकरण की मांग की और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि सड़क चौड़ीकरण का मामला जल्द हल नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन कर सड़क जाम करेंगे। दूधली क्षेत्र के सभी ग्रामीण जनप्रतिनिधि दूधली में बैठक करी हम लोगों ने, और जिसमें पीडब्ल्यूडी के पदाधिकारी भी रहे, सरकार की तरफ से प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद रहे। और जो मांग है हमारी काफ़ी समय से, जो ये दूधली मार्ग है देहरादून से डोईवाला को जोड़ता हुआ जो ये मार्ग है, आधे मार्ग तो कुछ समय पहले निर्माण किया गया था, मगर करीब 6 किलोमीटर जो सड़क है वो उसका चौड़ीकरण नहीं किया गया। बहुत बार यहाँ के ग्रामीणों ने आंदोलन किया, सड़क पे जाम किया। कुछ समय पहले भी, करीब 15-20 दिन पहले भी जाम किया गया था। तो सबको आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही सड़क का निर्माण किया जाएगा, मगर आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। लेकिन मुख्य विषय जो है दूधली डोईवाला जो मार्ग है, ये महत्वपूर्ण मार्ग है। इसके चौड़ीकरण की जो मांग लंबे समय से चली आ रही है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में भी ये सड़क है। कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, उनकी वजह से इसमें विलम्ब हुआ है। कुछ बजट का जो प्रावधान था वो जिस रूप में विभाग ने अपना एस्टीमेट बना करके दिया था, शायद उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स थे और उनको दुरुस्त करने में थोड़ा समय लगा है। और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे इस प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री हैं, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश का त्वरित गति से विकास भी हो रहा है और ये देहरादून की महत्वपूर्ण सड़क है। निश्चित रूप से ये भी शीघ्र ही ऐसा सर ये मुख्यमंत्री घोषणा है और ये जो मार्ग है चौड़ीकरण का, इसका एसेट जो है शासन को प्रेषित किया जा चुका है और जैसे ही स्वीकृत हो जाएगा हम तुरंत इसमें कार्रवाई स्टार्ट कर देंगे। अब ऐसा मैं भी जो है उच्च अधिकारी को इसमें आज की मीटिंग के बारे में अवगत करा दूंगा और जो भी समस्याएं हैं उनको अवगत कराते हुए इस पर आगे जो है आगे अपने स्तर से आगे भी कार्रवाई करें शासन, जिससे जल्दी से जल्दी
ये स्वीकृत। इस रोड की घोषणा 2014 में हुई थी, उसके बाद ये रोड पूरी नहीं हो पाई और अभी भी ये इसका चौड़ीकरण का काम अभी शेष है। पिछले दिनों जब कई सारे एक्सीडेंट हो गए थे, कई लोगों ने अपनी जान दे दी, तो लोग आक्रोशित थे, प्रदर्शन किया और चक्का जाम हुआ। उस चक्का जाम में तहसीलदार साहब, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौजूद थे और भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता ने माननीय मुख्यमंत्री से फोन पे उस समय बात करी और ये आश्वासन क्षेत्रवासियों को दिया था कि 15 दिन में हम आपकी रोड का काम शुरू कर देंगे। लेकिन जहाँ पे आज से 1.5 साल पहले ये छोड़ के गए थे, आज भी ये वहीं है। तो मजबूरन अब ये स्थिति हो रही है कि जब 10 काम माननीय मुख्यमंत्री जी हर विधायक से मांग रहे हैं, क्या कारण है? क्या ये काम दूधली मोथरावाला मार्ग का जो काम जरूरी नहीं है? पूरा प्रदेश विकासनगर क्षेत्र में एसपी देहात का चार्ज संभालते ही पहली बार रेणु लोहानी ने सभी थाना चौकियों सहित कोतवाली विकासनगर का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी देहात अधिकारियों से स्थानीय समस्याओं को लेकर के चर्चा करते हुए क्राइम में कमी लाने को लेकर दिशा निर्देश दिए। एसपी देहात रेणु लोहानी ने कहा कि मुख्यमंत्री के खास दिशा निर्देश के बाद अब नशे की रोकथाम को लेकर पुलिस बड़े अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने के साथ ही स्थानीय लोगों को जागरूक करने का काम भी करेगी। उत्तर प्रदेश और हिमाचल के बॉर्डर क्षेत्र में एसपी देहात ने पुलिस को वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने के निर्देश भी दिए। पहली बार इस क्षेत्र का भ्रमण किया है, तो सभी थाना क्षेत्र में और चौकी क्षेत्र में सारे भ्रमण मैंने किए हैं। तो फिलहाल तो सबसे पहली प्राथमिकता तो अपराध नियंत्रण है और जो यहाँ की जो अभी तक समस्या जो मुझे लगता है प्रकाश में आ रही हैं वो है नशे की रोकथाम और यातायात की समस्या। इन सब समस्याओं पे हम आगे काम करेंगे। नशे के लेके तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ही स्पष्ट आदेश हैं और पूरे उत्तराखंड जिले में, में और देहरादून जिले में जो है इसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है। अभी वो अभियान चल ही रहा है। तो अभी जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि आजकल नशे को लेकर और इसमें या हेलमेट को लेकर जो अभी इसको लेकर हमारा 1 महीने का अभियान चल रहा है। तो अब इसको हम मसूरी निर्मला इंटर कॉलेज के 73वें वार्षिक उत्सव के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर धन सिंह रावत पहुंचे और इस दौरान दीप जलाकर कार्यक्रम का उन्होंने उद्घाटन किया। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं की तरफ से कई सांस्कृतिक नाटक का मंचन भी किया गया है, जिसे वहां मौजूद दर्शकों ने काफी सराहा है। वहीं साल भर के कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी गई। इस मौके पर 10वीं और 12वीं में अच्छे नंबर लाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य ने मुख्य अतिथि और अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए स्कूल में दी जाने वाले शिक्षा और खेलकूद के बारे में जानकारी दी। देखिए, मैं तो निर्मला स्कूल के सभी जितने भी हमारे टीचर्स हैं, यहाँ के ब्रदर्स हैं, प्रधानाचार्य हैं, उनको बधाई दे रहा हूँ कि 72वां वार्षिक उत्सव आज उन्होंने धूमधाम से मनाया। मैं इस कार्यक्रम में आया था। बच्चों ने बहुत आकर्षित यहाँ पे कार्यक्रम किए हैं और इस स्कूल में बहुत अच्छी क्वालिटी की शिक्षा भी दी जा रही है। गरीब बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। सरकार की तरफ से भी जो डिमांड रहती है हम उसको पूरा कर रहे हैं और मैं कह सकता हूँ कि अब उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था में हमने काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन किए हैं और आप देख रहे होंगे कि अब हम टॉप 10 राज्यों में शामिल हो गए हैं शिक्षा में भारतवर्ष के। और हमको लगता है कि जो बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम प्रोत्साहन भी देते हैं, जो टीचर अच्छा काम करते हैं उनको हम पुरस्कृत भी करते हैं और आप देख रहे होंगे कि लगातार हमारा पूरा फोकस जो है शिक्षा पे। देखिए, मैं सब